तो परवाह देश की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपने घर में, पड़ोस में, दोस्तों से, दफ्तर में जो भी शख्स दिखे उससे पूछिए कि मौजूदा वक्त में उसकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कोरोना वैक्सीन। अब ये मुराद पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री ने बताया है कोरोना वैक्सीन कब मिलेगी, पहले किसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात सियासत की करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। 150 सीटों में से 147 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। टीआरएस 55, बीजेपी 47, एआईएमआईएम 43 और कांग्रेस ने 2 सीट हासिल की है। 4 साल पहले 4 सीट जीतने वाली बीजेपी 47 सीट हासिल कर दूसरे नंबर पर है। ओवैसी अपने ही गढ़ में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। लेकिन क्या ये इतना आसान था? आखिर बीजेपी असदुद्दीन ओवैसी का सियासी किला हिलाने में कैसे कामयाब रही और कैसे हैदराबाद के केसरिया परचम की गूंज बंगाल तक जाने वाली है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है और हैदराबाद में भाग्यनगर फिर से बन सकता है। निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। ओवैसी इज मोहम्मद अली जिन्ना's न्यू अवतार। हैदराबाद की राजनीति का रण था। दक्षिण फतेह की चुनौती थी। कोई योगी फोगी से डरने वाले, इसलिए खूब जुबानी तीर चले थे। इसका नाम प्रयागराज किया, इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अरे तुम्हारा नाम बदल जाएगा पर हैदराबाद का नाम नहीं बदलेगा इंशाअल्लाह। इत्तेहाद को मजबूत करो। बातें हुई, वादे हुए, दावे हुए और अब नतीजा सामने। जिस हैदराबाद को ओवैसी खानदान की राजनीति का सेंटर कहा जाता था, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। निजामों के जिस शहर की राजनीति की धुरी दशकों से दार-ए सलाम के इर्द गिर्द घूमती रही, उसी हैदराबाद ने कुछ हद तक केसरिया चादर ओढ़ ली है। बीजेपी के लिए ये जश्न उम्मीदों का है, भरोसे का है और सबसे ज्यादा उस राजनीति का है जिसकी बदौलत पिछले कुछ साल के दौरान बीजेपी ने देश के कोने कोने में भगवा परचम लहराया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के नतीजों ने साफ कर दिया कि दक्षिण के जिस दुर्ग में सेंध लगाने के लिए बीजेपी जोर लगा रही थी, उसमें वो काफी हद तक कामयाब रही। 40-42 सीट तक आने का पूरा चांसेस है। हम लोग 40 या 42 सीट पे जीत जाएंगे और वही टारगेट था, वही एक्सपेक्टेशन था कि हम 40 सीट तक हम लोग कैसे भी मैनेज कर लेंगे। जिस तरह यूपी को दिल्ली की सत्ता की चाबी कहा जाता है, उसी तरह हैदराबाद के नगर निगम को तेलंगाना की कुंजी कहा जाता है। जीएचएमसी देश के सबसे बड़े नगर निगमों में एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल है। पूरे इलाके में 15 विधानसभा सीटें हैं, तो इसमें तेलंगाना की 3 लोकसभा सीटें भी आती हैं। तेलंगाना की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसी निगम के जरिए आता है, जिसका सालाना बजट लगभग 5,500 करोड़ रुपए है। इसलिए बीजेपी ने हैदराबाद फतह करने के लिए पूरा जोर लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने हैदराबाद के रण में हुंकार भरी, जोर शोर से प्रचार किया।
यूं तो हैदराबाद में इस बार चुनावी मैदान में 8 पार्टियां थी, जिसमें सबसे बड़ी प्लेयर टीआरएस थी, लेकिन असल मुकाबला जो था वो था बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बीच। इसीलिए लगातार बीजेपी के नेताओं के निशाने पर ओवैसी ब्रदर्स रहे, तो वहीं दूसरी ओर ओवैसी ब्रदर्स ने भी बीजेपी के नेताओं पर कई दांव खेले। लेकिन सवाल ये कि आखिर कामयाबी किसे मिली। हैदराबाद का चुनाव भले ही लोकल था, लेकिन इसमें ग्लोबल मुद्दे तक हावी रहे। सर्जिकल स्ट्राइक, रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तान, नस्लवाद, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे भी छाए रहे। इससे पहले लोकल मुद्दों पर ही हैदराबाद का निकाय चुनाव हुआ करता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने राष्ट्रीय मुद्दों को हवा दी। यहां तक कि प्रचार के दौरान जिन्ना का नाम तक गूंजा। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। इन्हीं भड़काऊ भाषणों के सहारे ओवैसी खानदान मुसलमानों की रहनुमाई का दावा करता रहा है। ये हकीकत है कि दशकों से पुराने हैदराबाद में ओवैसी अजेय बने रहे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को पहली बार उन्हीं के घर में सबसे बड़ी चुनौती मिली। गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को हैदराबाद पहुंचे थे। चार मीनार पर मौजूद भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, पूजा अर्चना की और फिर सिकंदराबाद में रोड शो किया। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि ओवैसी की पार्टी ने 51 सीटों पर कैंडिडेट उतारे। लेकिन दोनों ने बाजी पलटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि ये चुनाव ओवैसी खानदान की सियासत का लिटमस टेस्ट भी था। बिहार में 5 सीट जीतकर ओवैसी देश के मुसलमानों की रहनुमाई का ख्वाब देख रहे हैं। यूपी के साथ ही बंगाल कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी के लिए अब राजनीति के लिए अगला मैदान है बंगाल। 5 महीने बाद वहां चुनाव होने हैं, लेकिन अपने ही गढ़ में जिस तरह से सियासी किला बचाने के लिए ओवैसी को मशक्कत करनी पड़ रही है, ऐसे में ये सवाल लाजमी है कि क्या बंगाल में मजलिस कामयाब होगी। बंगाल में करीब 30% मुसलमान हैं। ओवैसी की उम्मीदों का वोट बैंक यही है। मुसलमान वोटों की बदौलत ही ममता बनर्जी 10 साल से बंगाल में अजेय बनी रही हैं। ओवैसी इसी मुस्लिम वोटर को अपने पाले में करने का जोर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने हैदराबाद में दम दिखाकर बंगाल की राजनीति का रास्ता भी काफी हद तक क्लियर करने का इशारा दे दिया है। सवाल यह है कि हैदराबाद के नतीजों को बंगाल का वोटर कैसे देखता है? हैदराबाद के नतीजों का बंगाल में कितना असर होता है? हैदराबाद में बीजेपी की कामयाबी पर बंगाल का वोटर क्या कहता है? इन्हीं सवालों का जवाब जानने टीवी 9 भारतवर्ष की टीम बंगाल पहुंची। आखिर हैदराबाद के चुनाव के बाद क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के लोग, उनसे जानना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय। अच्छा, ये विजय जी हैं। इस वक्त हम नक्सलबाड़ी चौक पे हैं। नक्सलबाड़ी आप तमाम लोगों ने सुना होगा। विजय जी ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी का पूरा गढ़ माना जाता है हैदराबाद, वहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए, 4 सीटों वाली पार्टी बीजेपी ने वहाँ एक बड़ी जीत हासिल की है। अब यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ उस तरह का कर पाएगी? शायद, तो मुझे लगता है कुछ तो कर पाएगी। यहाँ पे मतलब उसके प्रदर्शन में सुधार होगा? हाँ, अगर आएगा तो सुधार होगा। यहाँ पर लग रहा है जो बीजेपी के बहुत प्रोबेबिलिटी है, जो बीजेपी आने वाला है, सिर्फ चुनाव के देर है।
अच्छा, बीजेपी आ सकता है एकदम। अभी आपने देखा कि हैदराबाद जैसी जगह में जहाँ पे बीजेपी को जानने वाले बहुत कम लोग थे, वहाँ उन्होंने ओवैसी को धूल चटा दी। ना वो तो बात सही है, क्योंकि पूरे देश में अभी बीजेपी का मतलब जो ये है कि बहुत फैल चुका है और काम भी अच्छे ही कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से बीजेपी आए तो अच्छा होगा, देश के लिए कुछ तरक्की होगा बस। ओवैसी के गढ़ में केसरिया परचम लहराकर बीजेपी ने बंगाल फतेह की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी बंगाल जाएंगे। उससे पहले 8 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता पहुंच रहे हैं। 8 और 9 2 दिन यहाँ पर रहेंगे। 8 तारीख को कलकत्ता में जो चुनाव कार्यालय हमारा, जहाँ पर हम सारी चुनाव की गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर 9 जिलों के हमारे कार्यालय बनकर तैयार है, वो यहीं से वर्चुअल उन कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। फिर हमारा और नई जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में परचम फहराने और उत्तर पूर्व के राज्यों में खाता खोलकर बीजेपी ने सिर्फ 6 सालों में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब बीजेपी के सामने बस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला ढहाने की चुनौती है। हैदराबाद में जीत से इसकी उम्मीद भी नजर आने लगी है। हैदराबाद के नतीजों से साफ हो गया है कि बीजेपी का गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी जनाधार मजबूत हो रहा है। कांग्रेस ही नहीं, क्षेत्रीय क्षत्रपों के लिए भी बीजेपी बड़ी चुनौती बन चुकी है। यानी देश का कोई भी राज्य हो, कोई भी पार्टी हो, मुकाबला बीजेपी से ही होना है। जाहिर है हैदराबाद में बीजेपी की कामयाबी से सिर्फ भाईजान की ही नींद नहीं उड़ी है। हैदराबाद से 1500 किलोमीटर के फासले पर कोलकाता में भी फिक्र बढ़ चुकी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।